So a very good morning to all of you. Today we will continue reflection of light. Reflection of light ही पढ़ेंगे और आज हम उसके अंदर लास्ट टाइम हमने लेंस फॉर्मूला को डिराइव करना सिखाया था. ठीक है. आज हम इसी में ही स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेस के बारे में पढ़ेंगे. ठीक है. तो स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेस आज हमारा टॉपिक है. मेन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, लेंथी टॉपिक है, बट इसके 6 अलग अलग केस बनेंगे, लेकिन अगर आप एक केस कर लोगे तो बाकी सब केस आपको सिंपल लगेंगे. तो इसका जो क्वेश्चन है कुछ ऐसे आता है, डिराइव अ फॉर्मूला फॉर कन्वेक्स स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेस व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट रेयर मीडियम एंड इमेज फॉर्म्ड इज रियल. ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट रेयर मीडियम, ठीक है, एंड इमेज फॉर्म्ड इज रियल. और ऐसा भी आ सकता है, डिराइव फॉर कन्वेक्स स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेस व्हेन रे इज गोइंग फ्रॉम रेयर टू डेंसर मीडियम एंड इमेज फॉर्म्ड इज रियल. तो ये आपको फॉर्मूला ड्राइव करना होगा, μ2 माइनस μ1 अपॉन r इज इक्वल टू μ2 अपॉन v माइनस μ1 अपॉन u. ठीक है. तो ये हमें फॉर्मूला ड्राइव करना है आज. ठीक है. देखिए हम इसे कैसे ड्राइव करेंगे. लास्ट टाइम हमने लेंस फॉर्मूला ड्राइव किया था, 3 बार ड्राइव किया था. एक बार कन्वेक्स लेंस के लिए फॉर रियल इमेज एंड वर्चुअल इमेज, और एक बार कनकेव लेंस के लिए ओनली फॉर वर्चुअल इमेज, बिकॉज कनकेव लेंस हमेशा वर्चुअल इमेज ही बनाता है. ओके. तो ये कुछ इसके साइन कन्वेंशंस है जो आप न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करते हुए यूज कर सकते हो. U हमेशा नेगेटिव लेना है. कन्वेक्स लेंस के लिए F पॉजिटिव, कनकेव के लिए F नेगेटिव, V पॉजिटिव वर्चुअल एंड इरेक्ट के लिए, V नेगेटिव वर्चुअल एंड इरेक्ट के लिए. ठीक है. मैग्निफिकेशन ये ऑलरेडी हमने पढ़ा हुआ है. मैग्निफिकेशन m इज इक्वल टू h2 अपॉन h1. h2 क्या है? hi अपॉन ho. h2 क्या है? हाइट ऑफ इमेज. h1 क्या है? हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट. जो आपका मिरर फॉर्मूला था वहां पर जो मैग्निफिकेशन थी उसका फॉर्मूला था m इज इक्वल टू hi अपॉन ho इज इक्वल टू माइनस v अपॉन u. लेकिन लेंस के केस में प्लस v अपॉन u होता है, तो प्लस माइनस का ध्यान रखना. ठीक है. It is defined as ratio of height of image to the height of object. Okay? अच्छा, अब इसका प्रूफ करना है तो हम किसी भी एक डायग्राम में ले लेंगे. जैसे ये वाला डायग्राम है, इसमें हम क्या करेंगे, ये दो ट्रायंगल्स ले लेंगे, ABO और A डैश B डैश O. AB अपॉन A डैश B डैश इज इक्वल टू OB अपॉन OB डैश. ये हम कर रहे हैं, तो यहीं से देखो हम प्रूफ कर देंगे इसको. AB क्या है? AB ऑब्जेक्ट की हाइट, AB ऑब्जेक्ट की हाइट HO डिवाइड बाय A डैश B डैश. ये किसकी हाइट है? इमेज की हाइट है HI. अब ये प्लस में क्यों ले रहे हैं? बिकॉज दोनों ही प्रिंसिपल एक्सिस से ऊपर की तरफ है. अगर इनमें से एक भी प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे की तरफ होती तो हमारे पास नेगेटिव आता. ठीक है. OB, OB क्या है हमारे पास? OB माइनस U, और OB डैश कितना है? माइनस V. माइनस से माइनस कट गया, और अगर मैं इसको HI अपॉन HO लिख दूं तो यहां पर क्या आ जाएगा? V अपॉन U. और ये किसका फॉर्मूला है? मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला है ये. तो यहां से प्रूफ होता है m इज इक्वल टू HI अपॉन HO इज इक्वल टू V अपॉन U. और ये आप तीनों केसेस में से किसी भी केस में निकाल के देख लो, आपके पास यही फॉर्मूला है. सो दिस इज द मैग्निफिकेशन. ठीक है. ये हमारा फॉर्मूला आ गया. अब हमारा मेन टॉपिक, जो आज का टॉपिक है, स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेस. तो हमारे पास दो तरह की स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेस होती है. एक होती है कनकेव स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेस, इसको हम शॉर्ट फॉर्म में बोलेंगे SRS, स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेस. अगर कनकेव है तो कनकेव लगा देंगे, कनकेव SRS, कनकेव स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेस. और अगर कन्वेक्स हो तो कन्वेक्स स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेस, या रिफ्रैक्टिंग सरफेस भी आप बोल सकते हो. ठीक है. तो डेफिनेशन क्या होगी इनकी?
देखो कनकेव और कन्वेक्स, इसमें डिफरेंस क्या है? ये आपके पास कनकेव है, ये वाला डायग्राम है कनकेव का है, और ये कन्वेक्स का है। कनकेव की डेफिनेशन अगर बनाओगे, द सरफेस विच इज कनकेव टूवर्ड्स द रेयर मीडियम। देखो इनमें से एक रेयर मीडियम होगा जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1 होगा, एक डेंसर मीडियम होगा जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ2 होगा। तो ये पहचान है। रेयर मीडियम कौन सा होगा जहां पे हमने μ1 लिखा होगा, और डेंसर मीडियम कौन सा होगा जहां पे हमने μ2 लिखा होगा। ठीक है, तो अ सरफेस विच इज कनकेव टूवर्ड्स द रेयर मीडियम is concave reflecting surface and the surface which is convex to the rarer medium। जो convex जो रेयर मीडियम की तरफ कन्वेक्स शेप में हो उसे हम कन्वेक्स रिफ्लेक्टिंग सरफेस बोलते हैं। अजम्पशंस क्या क्या है इसकी? ऑब्जेक्ट मस्ट बी पॉइंट ऑब्जेक्ट। इसका मतलब अब जो ऑब्जेक्ट की कोई हाइट नहीं होगी। अब हमने ए बी नहीं लेना ऑब्जेक्ट। अब जो हम ऑब्जेक्ट लेंगे, यहाँ पर कोई भी ऑब्जेक्ट लेंगे वो ऐसे दिखाएंगे डॉट की फॉर्म में। अब तक जो हमने लेंस फॉर्मूले में डेरिवेशन की थी उसमें हम ऐसे दिखा रहे थे ना ऑब्जेक्ट को, ऐसे एक एरो से। लेकिन अब एरो से नहीं दिखाना, अब हमने किससे दिखाना है? पॉइंट से दिखाना है। दूसरा, ऑल द एंगल्स मस्ट बी वेरी स्मॉल। और अगर एंगल्स बहुत ज्यादा स्मॉल हो जाए तो साइन आई नियरली इक्वल टू आई, साइन आर नियरली इक्वल टू आर, टेंजेंट आई नियरली इक्वल टू आई। अगर एंगल्स बहुत ज्यादा स्मॉल हो जाए तो ये कंडीशन होती है साइन आई नियरली इक्वल टू आई, साइन आर नियरली इक्वल टू आर, टेंजेंट आई नियरली इक्वल टू आई या टेंजेंट आर नियरली इक्वल टू आर। थर्ड, अपर्चर मस्ट बी वेरी स्मॉल। जो इसका अपर्चर है वो बहुत छोटा होना चाहिए। ऑब्जेक्ट मस्ट बी ऑन लेफ्ट हैंड साइड। तो ये चार assumptions है इसकी। स्टार्ट करते। अब सबसे पहले साइन कन्वेंशन। साइन कन्वेंशन वही है जो आपने मिरर में यूज की है। एवरी डिस्टेंस मस्ट बी मेजर्ड फ्रॉम पोल। जितने भी डिस्टेंस है वो सारे के सारे हमने पोल से मेजर करने। कहां से मेजर करने हैं? पोल से। ये मिरर के ही है। ठीक है। सेकंड, डिस्टेंस मेजर्ड अलोंग द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे इज टेकन एज पॉजिटिव एंड डिस्टेंस मेजर्ड अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे इज टेकन एज नेगेटिव। सिंपली लेफ्ट हैंड साइड के डिस्टेंस नेगेटिव लोगे और राइट हैंड साइड के डिस्टेंस पॉजिटिव लोगे। ठीक है। अच्छा, इस पे जो तीसरे वाला रूल है वो अप्लाई नहीं करता, बिकॉज यहां पर हम पहले ही बोल दिया हमने कि ऑब्जेक्ट कैसा है हमारे पास? पॉइंट ऑब्जेक्ट है। देखो ऑब्जेक्ट कैसा है हमारे पास? पॉइंट ऑब्जेक्ट है। तो पॉइंट ऑब्जेक्ट की कोई हाइट ही नहीं होती, तो हम बोल ही नहीं सकते कि वो प्रिंसिपल एक्सिस से ऊपर है या नीचे है। इसीलिए इसमें थर्ड पॉइंट नहीं आया। इज दैट क्लियर? तो अभी सिर्फ दो ही पॉइंट है हमारे पास। सारे के सारे डिस्टेंस हम पोल से मेजर करेंगे। ठीक है। और जितने भी डिस्टेंसेस राइट हैंड साइड के हैं वो हमारे पॉजिटिव, ये वाले जितने भी डिस्टेंसेस होंगे इधर वो हमारे पॉजिटिव होंगे। ये राइट हैंड साइड हो गई। और जितने भी लेफ्ट हैंड साइड के डिस्टेंस होंगे वो सारे नेगेटिव होंगे। तीसरा रूल इस पे अप्लाई नहीं कर रहा, बिकॉज यहाँ पे हम पहले ही बोल रहे हैं कि जो ऑब्जेक्ट है उसकी कोई हाइट नहीं है। ऑब्जेक्ट कैसा ऑब्जेक्ट है? पॉइंट ऑब्जेक्ट है, उसकी कोई हाइट नहीं है। हमने पहले इसमें असम्पशन ले ली है, तो इसीलिए इसमें प्रिंसिपल एक्सिस से ऊपर नीचे का कोई क्वेश्चन ही नहीं आता। ओके। तो हमारे पास जो पहला क्वेश्चन है, फॉर कन्वेक्स रिफ्लेक्टिंग सरफेस व्हेन लाइट इज गोइंग फ्रॉम रेयर टू डेंसर मीडियम। अब पहले समझ लो, कन्वेक्स में हमारे पास चार केस बनेंगे। हम देखो करेंगे क्या। कन्वेक्स के केस में चार केस। एक तो बनेगा रेयर टू डेंसर। जब रे कहां से कहां जा रही हो, रेयर से डेंसर जा रही हो, तो इसमें दो केस बनेंगे। रियल इमेज बनेगी एक बार, और एक बार वर्चुअल। आपको पता है जो कन्वेक्स लेंस होता है रियल इमेज भी बना सकता है, वर्चुअल इमेज भी बना सकता है। ठीक है। तो रेयर टू डेंसर जब रे जा रही है तो उसमें दो केस करने हैं आपने, रियल इमेज और वर्चुअल इमेज के लिए। अब रे को हम लेके जाएंगे डेंसर टू रेयर। इसमें भी हम दो केस पढ़ेंगे, रियल इमेज के और वर्चुअल के। तो कितने हो गए? दो केस ऊपर, दो केस नीचे, इधर ये चार केस हो गए। अब कनकेव में भी हम दो ही केस पढ़ेंगे। अब दो केस क्यों पढ़ेंगे? बिकॉज कनकेव लेंस हमेशा वर्चुअल इमेज बनाता है। तो रेयर टू डेंसर पढ़ेंगे एक केस हम। इमेज कैसी? वर्चुअल।
और डेंसर टू रेयर पढ़ेंगे इमेज कैसी, सॉरी वर्चुअली आएगी। तो ये आपके 6 केस हैं। कन्वेक्स स्फेरिकल रिफ्लेक्टिंग सरफेस के लिए आपने 4 केस पढ़ने हैं और कनकेव के लिए 2 केस पढ़ने हैं। तो एक डायग्राम देख लो कैसे है यहाँ पर। सबसे पहले तो हमने एक कन्वेक्स स्फेरिकल रिफ्लेक्टिंग सरफेस बनाई, ठीक है। ये रेडियल मीडियम है हमारे पास और ये डेंसर मीडियम है। ये हमारे पास ऑब्जेक्ट, ठीक है। इस डायग्राम को मैं बना के दिखा देता हूँ। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये कन्वेक्स सरफेस बना ली, ये μ1 मतलब रेडियल मीडियम, ये μ2 डेंसर मीडियम। फिर क्या बनाना है आपने यहाँ पे, आपने एक पैरेलल लाइन, ये क्या होती है पैरेलल लाइन, प्रिंसिपल एक्सिस। फिर जहां पे टच करेगी वो क्या हो जाएगा, पोल, पोल पी से दिखाएंगे इसको, ठीक है। फिर सबसे पहले आपने क्या करना होता है, सबसे पहले हमें यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट बनाना है। अब ऑब्जेक्ट कैसा है, यहाँ पर कोई उसकी हाइट नहीं है तो पॉइंट ऑब्जेक्ट ओ, ठीक है। देखो यहाँ पर अभी तक कोई प्रॉब्लम। फिर हम क्या करेंगे, पॉइंट्स को डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे। ओ आ गया ऑब्जेक्ट, पी आ गया। अच्छा, पी के साथ साथ एक सी भी आएगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर। अच्छा, अब याद रखना है चीज, यहां पर जो ऑब्जेक्ट की लाइन होगी, जो भी ऑब्जेक्ट की लाइन होगी, इट विल बी इंसिडेंट रे। क्या होगी वो, इंसिडेंट रे। जो सेंटर ऑफ कर्वेचर से जो लाइन निकलेगी वो होगी आपकी नॉर्मल। क्या होगी वो, नॉर्मल। और जो इमेज से जो लाइन निकलेगी वो होगी आपकी रिफ्रैक्टेड रे। कौन सी होगी, रिफ्रैक्टेड रे। तो 3 रेज होती है ना, कौन कौन सी, इंसिडेंट रे, नॉर्मल एंड रिफ्रैक्टेड रे। तो यहां पर भी देखो, तो मैं यहां से ड्रॉ करूंगा। सबसे पहले मैं नॉर्मल ड्रॉ करूंगा। नॉर्मल ड्रॉ करने के लिए क्या करूंगा, मैं सी से एक स्ट्रेट लाइन खींच लूंगा ऐसे। ये सी से एक स्ट्रेट लाइन में खींच रहा हूं। दिस इज योर नॉर्मल, ठीक है। ये आपका नॉर्मल हो गया, ओके। फिर अब क्या करोगे आप, इंसिडेंट रे, इस पॉइंट को नाम दे देते हैं इसको, यहां पर इसको ए दिया हुआ है तो ए नाम दे देते हैं। डन, समझ आ गया अभी तक कोई प्रॉब्लम। द एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे एंड नॉर्मल, एक बार डायग्राम समझ लो बड़े ध्यान से, तो आगे टॉपिक बड़े आसान हो जाएंगे आपके पास। क्लियर हो गया, मैं दोबारा एक बार बताया तो मैंने कैसे कैसे किया इसको। सबसे पहले मैंने एक कन्वेक्स स्फेरिकल रिफ्लेक्टिंग सरफेस बनाई है, जिसका जो फेस है वो रेडियल मीडियम की तरफ है। μ1 यहाँ पे रेडियल मीडियम है, ठीक है, और μ2 यहाँ पे डेंसर मीडियम है, ठीक है। सबसे पहले मैंने क्या किया है, यहाँ पर सेंटर ऑफ कर्वेचर बनाया। फिर मैंने क्या किया, सेंटर ऑफ कर्वेचर से एक स्ट्रेट लाइन खींच दी। ये कैसे एक्ट करेगा, एज अ नॉर्मल। कैसे एक्ट करेगा, एज अ नॉर्मल। इस पॉइंट का मैं नाम दे दिया ए पॉइंट। अब मैंने ऑब्जेक्ट से रे को इंसिडेंट करवाया, ये करवा दिया मैंने इंसिडेंट, ऑब्जेक्ट को रेज, ठीक है। ऑब्जेक्ट से मैंने रे को इंसिडेंट कराया तो इट विल बी इंसिडेंट रे, ये नॉर्मल। द एंगल बिटवीन ऑब्जेक्ट इंसिडेंट रे एंड नॉर्मल इज एंगल आई। क्या होता है, ये एंगल आई होता है। अब क्या होगा, ठीक है, इट विल रिफ्लेक्ट। अब रेयर से डेंसर जा रही है तो इट विल रिफ्लेक्ट टूवर्ड्स द मीडियम। रिफ्लेक्शन के लास्ट क्लियर है ना सबको, कहां से कहां जा रही है, रेयर से डेंसर जा रही है ना, इट विल रिफ्लेक्ट टूवर्ड्स द मीडियम, एंगल कम हो जाएगा। तो इसको मान लो आई। क्लियर सबको। अच्छा, अब ये वाला एंगल क्या हो जाएगा, एंगल आर। थोड़ा सा मैं इसको ना दूर बनाया ताकि आपको एंगल क्लियर दिख जाए।
ठीक है, तो समझ आ रही है, ये इमेज बन गई, ये इमेज बन गई। तो द एंगल बिटवीन नॉर्मल एंड रिफ्लेक्टेड रे इज एंगल आर। ये दो एंगल्स क्लियर हो गए, ये दो एंगल सबको क्लियर है? एनी प्रॉब्लम इन दिस? ओके, अब देखो इधर ध्यान से, जो ऑब्जेक्ट का एंगल बनेगा प्रिंसिपल एक्सिस के साथ, ये वाला जो एंगल है ये हमेशा कॉमन रहेगा 6 के 6 केस में, ये अल्फा बनेगा। जो इमेज का एंगल बनेगा वो बनेगा बीटा, ठीक है, और जो सेंटर ऑफ कर्वेचर का जो एंगल बनेगा वो बनेगा गामा। तो 5 एंगल है, अल्फा, बीटा, गामा और एंगल आई और एंगल आर। इज दैट क्लियर? देखो मैं एक बार दोबारा से बताया तो दोबारा से, क्योंकि ये डायग्राम ही समझना है इसमें भी। डायग्राम अगर समझ में नहीं आया तो ये टॉपिक समझ में नहीं आएगा आपको। मैं दोबारा से डायग्राम दिखा रहा हूं। तो सबसे पहले मैंने क्या किया, सेंटर ऑफ कर्वेचर से एक स्ट्रेट लाइन मैंने पास कर दी, ठीक है। उसके बाद ये क्या एक्ट करेगा, ये नॉर्मल बन गया हमारा, ये क्या बन गया हमारा नॉर्मल। ए पॉइंट ले लिया, फिर हमने ऑब्जेक्ट से एक लाइन खींची विच इज नोन एज इंसिडेंट रे। क्या बन जाएगा, ये इंसिडेंट रे बन जाएगा। तो द एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे एंड नॉर्मल इज एंगल आई, एंगल ऑफ इंसिडेंस। फिर क्या होगा, रे रेयर से डेंसर जा रही है तो इट विल बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल। ठीक है, तो ये एंगल, द एंगल बिटवीन रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल इज एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन आर, ये आर बन गया। अच्छा, ऑब्जेक्ट का एंगल प्रिंसिपल एक्सिस के साथ अल्फा, इमेज का एंगल बीटा और नॉर्मल का एंगल गामा, ये हो गया। ठीक है, अब लास्ट एक चीज करनी है, हमने ए से एक परपेंडिकुलर खींच देना है, इसे कर लेंगे एम पॉइंट। डन। अभी डायग्राम देखो। अब किसी को कोई प्रॉब्लम है इस डायग्राम में? ये सब डायग्राम बिल्कुल मैंने सेम बना दिया। अब डिस्टेंसेस देख लेते हैं। ओ से लेके पी तक, ओ से लेके पी तक क्या होगा, सारे ऑब्जेक्ट से पोल तक का डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस पी ओ माइनस यू, बिकॉज लेफ्ट हैंड साइड पे है। पी से लेके सी तक का डिस्टेंस, पोल से लेके सेंटर ऑफ डिस्टेंस, रेडियस ऑफ कर्वेचर प्लस आर, क्योंकि राइट हैंड साइड पे है। पी से लेके इमेज तक का डिस्टेंस प्लस वी, बिकॉज राइट हैंड साइड पे। ठीक है, तो सबसे पहले आपने क्या करना है इसमें सोल्व करने के लिए, सबसे पहले आपने स्नेल्स लॉ लगाना है। क्या लगाना है आपने? स्नेल्स लॉ। रे कहां से कहां जा रही है? एयर से ग्लास में जा रही है, तो आप लिखोगे 1μ2 एयर से ग्लास में। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, μ2 अपॉन μ1 इज इक्वल टू साइन ए अपॉन साइन आर। स्नेल्स लॉ बोलता है ना ये, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो ये आ जाएगा आपके पास μ2 साइन आर इज इक्वल टू μ1 साइन आई। लेकिन मैं तुम्हें बता चुका हूं ऑलरेडी assumptions में कि हेयर एंगल्स आर वेरी स्मॉल, एंगल्स आर वेरी स्मॉल, तो जो साइन आई है इट विल बी इक्वल टू आई और साइन आर इट विल बी इक्वल टू आर, तो ये आ जाएगा μ2 r इज इक्वल टू μ1 i। अब देखो हमारे यहाँ से काम शुरू हो रहा है। मीन ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन हो गई। अब हमें एंगल आई और एंगल आर की वैल्यू निकालनी है इन टर्म्स ऑफ अल्फा, बीटा एंड गामा। अब हमें एंगल आई और एंगल आर की वैल्यू निकालनी है इन टर्म्स ऑफ अल्फा, बीटा एंड गामा। तो अब निकालते हैं। देखो ध्यान से, इसमें करना क्या है आपको, इन ट्रायंगल AOC, AOC क्या है, बेसिकली नॉर्मल का ट्रायंगल ऑब्जेक्ट के साथ। ये नॉर्मल है ना, AC क्या है, नॉर्मल है, AC नॉर्मल है, तो नॉर्मल का जो ट्रायंगल बन रहा है ऑब्जेक्ट के साथ, उसमें कुछ ऐसे एंगल बन रहे हैं। एंगल आई बाहर का एक्सटीरियर एंगल बन रहा है, अल्फा और गामा ऐसे बन रहा है। तो आपको पता है मैथ्स में आपने पढ़ी है एक्सटीरियर एंगल थ्योरम, उसके अकॉर्डिंग एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू सम ऑफ टू इंटीरियर एंगल्स। एंगल आई इज इक्वल टू एंगल अल्फा प्लस एंगल गामा, ये आ गया। उसके बाद सिमिलरली अब हम क्या करेंगे, इमेज का ट्रायंगल नॉर्मल के साथ, ये बन रहा है इमेज का ट्रायंगल नॉर्मल के साथ। अब इसमें क्या है, जो गामा है इट इज एक्सटीरियर एंगल,
तो गामा इज इक्वल टू एंगल आर प्लस एंगल बीटा, तो वहां से एंगल आर इज इक्वल टू गामा माइनस बीटा। तो हमारे पास एंगल आई और एंगल आर की वैल्यू आ गई, इसको यहां पुट कर देंगे तो यहां पर क्या आ जाएगा, म्यू टू एंगल आर की वैल्यू है एंगल गामा, सॉरी एंगल गामा माइनस एंगल बीटा इज इक्वल टू म्यू वन एंगल आई की वैल्यू एंगल अल्फा प्लस एंगल गामा। दिस इज इट। अब आपको एक लास्ट काम करना है, गामा बीटा और अल्फा की वैल्यूज फाइंड आउट करनी है। ठीक है, कैसे करेंगे देखो, ये हमारे पास आ गया। आप लोग एक काम इसको अपने हिसाब से भी कर सकते हो कि जैसे मैंने वहां पे इक्वेशन बना दी है वाली, ठीक है, इनके जगह वैल्यू पुट करके आप लोग डायरेक्टली पहले वैल्यूज लिखो, फिर वैल्यूज को पुट करो वहां पर, तो आपका फॉर्मूला और भी आसान हो जाएगा। मैंने अलग तरीके से कर रखा है, आप नॉर्मल तरीके से कर सकते हो। अल्फा की वैल्यू नियरली इक्वल टू टेंजेंट अल्फा, बिकॉज एंगल्स बहुत छोटे हैं, तो टेंजेंट अल्फा। अब टेंजेंट अल्फा कैसे निकालोगे, देखो डायग्राम में, ये वाला जो मैंने बनाया ना, ये परपेंडिकुलर, देखो यहाँ पे तीन तीन एंगल बन रहे हैं। एक तो बन रहा है ये वाला राइट एंगल ट्रायंगल ए एम ओ, उसी तरीके से देखो ए एम सी भी बन रहा है, और उसी तरह देखो ए आई सी भी बन रहा है। तो सारे राइट एंगल ट्रायंगल बन रहे हैं। ठीक है, अब इनमें से टेंजेंट लगा के हम क्या करेंगे, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ठीक है, तो अल्फा बीटा और गामा की वैल्यू सेम रहेगी, 6 के 6 रिलेशन में सेम रहेगी। ठीक है, तो अल्फा की वैल्यू ए एम अपॉन एम ओ, बीटा की वैल्यू ए एम अपॉन एम आई, गामा की वैल्यू ए एम अपॉन एम सी। तो हम पुट कर देंगे यहाँ पर, ये वैल्यूज को पुट कर देंगे। हमने क्या किया, यहाँ पर इसने इक्वेशन को थोड़ा सोल्व कर लिया, तो गामा कॉमन आ गया, तो गामा की इसने वैल्यू पुट कर दी, ए एम अपॉन एम सी म्यू टू माइनस म्यू वन इज इक्वल टू म्यू वन ए एम अपॉन एम ओ और म्यू टू दिस, इसने वैल्यूज पुट कर दी। अब हमें पता है यहाँ पे हमने जो कट हो रहा था, ए एम सब में कॉमन था, तो ए एम कट हो गया सब में से। ठीक है, तो यहाँ पे म्यू टू माइनस म्यू वन अपॉन एम सी इज इक्वल टू म्यू वन अपॉन एम ओ प्लस म्यू टू अपॉन एम आई, ये आ गया। बट अभी भी हमारा पूरा सोल्व नहीं हुआ, बिकॉज यहाँ पे पीसी आना चाहिए, यहाँ पे पीओ आना चाहिए, यहाँ पे पीआई आना चाहिए। तो हमने assumptions में लिया हुआ है, इफ अपर्चर इज वेरी स्मॉल, अगर अपर्चर बहुत छोटा है तो m coincides टू p, m जो है वो p के साथ कोइंसाइड कर जाएगा, मतलब m और p नियरली सेम डिस्टेंस पे होगा, बहुत कम डिस्टेंस होगा उनके बीच में, तो हम m की जगह p को इंट्रोड्यूस करवा सकते हैं। बिकॉज जो अगर हम pc को मेजर करें और mc को मेजर करें तो नियरली इक्वल ही आएगा, बिकॉज p और m बहुत पास पास है। तो हम निगलेक्ट कर सकते हैं, तो वहां पे pc लिख देंगे, और pc की वैल्यू कितनी है r, po की वैल्यू कितनी है माइनस u, pi की वैल्यू कितनी है v। तो यहाँ पे ये हमारा फॉर्मूला डिराइव हो गया है। तो दिस इज योर फॉर्मूला। दिस इज योर फाइनल फॉर्मूला। ठीक है, अब अगर हम इसको म्यू1 से डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास एक फॉर्मूला और आ जाएगा, और डिपेंडिंग वो आपसे क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, ये भी फॉर्मूला आ सकता है, फॉर्मूला पूछ सकता है वो कि डिराइव फॉर कन्वेक्स स्फेरिकल वेक्टिंग सरफेस व्हेन द ऑब्जेक्ट इज गोइंग फ्रॉम रे टू डेंसर। अब दूसरा केस करते हैं, इसमें दो ही फॉर्मूले हैं, एक तो म्यू टू माइनस म्यू वन अपॉन आर इज इक्वल टू म्यू वन अपॉन वी माइनस म्यू वन अपॉन यू। जितने भी रेयर टू डेंसर वाले केस हैं, जितने भी रेयर टू डेंसर वाले केस हैं, ऑफ कोर्स 3 केस रेयर टू डेंसर वाले हैं, 3 केस डेंसर टू रेयर वाले हैं। ठीक है, जितने भी रेयर टू डेंसर वाले केस हैं उन सब में ये वाला फॉर्मूला आएगा, चाहे वो कन्वेक्स का हो, चाहे वो कनकेव का हो, चाहे वो रियल इमेज का हो, चाहे वो वर्चुअल इमेज का। अब अगले वाले में क्या करना है, अगर आपसे डेंसर टू रेयर, जैसे ये वाला अगला है फॉर कनकेव, ये रेयर से डेंसर ही चल रहा है हमारे पास। देखो इसमें सेम फॉर्मूला आ रहा है, डेंसर टू रेयर देखो लास्ट में होगा आई थिंक, ये आ रहा है क्वेश्चन है।
ये आ गया। फॉर कन्वेक्स रिफ्लेक्टिंग सरफेस व्हेन लाइट इज गोइंग फ्रॉम डेंसर टू रेयर मीडियम। अब डेंसर टू रेयर मीडियम में करना क्या है, बिल्कुल सेम रखना है, बस यहाँ पे डायग्राम में थोड़ा चेंज आ जाएगा। अब क्या होगा देखो, यहाँ पे ऑब्जेक्ट कहाँ रख दिया, डेंसर मीडियम में रख दिया, ऑब्जेक्ट रख दिया डेंसर मीडियम में, पहले रेयर मीडियम में था ऑब्जेक्ट, अब डेंसर में रख दिया, तो अब इमेज कैसी बन रही है। ठीक है, एक ये हो जाएगा फर्क। और एक दूसरा जो काम करना है आपने, बस ये, बाकी सब कुछ बिल्कुल सेम। पहले नॉर्मल ड्रा करना है, सी से आपने स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करनी है नॉर्मल की, फिर आपने ऑब्जेक्ट से एक लाइन ड्रॉ करनी है नॉर्मल तक, फिर ये डेंसर टू रेयर जा रहा है तो इट विल बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल, और अगर रेयर से डेंसर जाता है तो बेंड्स टुवर्ड्स द नॉर्मल। ठीक है, अच्छा इसमें बस एक फर्क आएगा जब आप स्नेल्स लॉ लगाओगे। रेयर से डेंसर में, रेयर से डेंसर में क्या था हमारे पास, रेयर से डेंसर में हम ले रहे थे 1 म्यू 2, लेकिन अब डेंसर से रेयर जा रहा है तो अब हम लेंगे 2 म्यू 1। तो बस यही एक फर्क आएगा आपकी डेरिवेशन में, बाकी सब चीज आपने बिल्कुल सेम तरीके से करनी है। म्यू 1 अपॉन म्यू 1 इंटू आर इज इक्वल टू म्यू 2 इंटू आई, और जबकि आप पिछले केसेस में अगर आप देखो तो आपका आ रहा है म्यू 2 इंटू आर इज इक्वल टू म्यू 1 इंटू आई। दिस इज द डिफरेंस, बस यहीं पे डिफरेंस आ रहा है आपको। उसके बाद आपने सारा तरीका जो भी है बिल्कुल वैसे ही करना है। पहले आपने अल्फा आई और आर को कन्वर्ट करना है अल्फा बीटा और गामा की टर्म्स में, फिर आपने उनकी वैल्यूज पुट करनी है, फिर आप इसे सोल्व करोगे। ठीक है, तो वी विल डू इट डेफिनेटली। ठीक है, कुछ मैं न्यूमेरिकल्स इसमें प्लान कर रखे हैं, इसकी आप प्रैक्टिस कीजिए, फिर हम इसे कर पाएंगे डेफिनेटली।